है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, डिटेल्ड में भी करेंगे और जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया है वो टॉपिक वाइज टॉपिक कवर भी करेंगे और उसके अनुसार प्रश्नोत्तरी भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रश्न की कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली या फिर छत्तीसगढ़ी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जबकि भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह या फिर रामविलास शर्मा? तो सही उत्तर है रामविलास शर्मा। यह कथन रामविलास शर्मा का है, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन और नामवर सिंह का इस कथन से संबंध नहीं है। ये तो वही बात हुई कि बाकी ऑप्शन गलत है। फिर अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? मुनि जिनविजय का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर धीरेन्द्र वर्मा का? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। जब हमने रामचंद्र शुक्ल के बारे में नहीं, जब हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे पिछली साल की जो हमारी क्लास थी, नवंबर 2000 जो यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई थी, जो दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उसमें हमने जब सिद्धों के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पे ये कथन आया था। ठीक है, और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। ये शायद ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, सेम ऐसा ही पूछा गया था। तो दोस्तों ये कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर प्रश्न है कि आरे नवजीवन अभिरामा यह देखल लत कह न पारिया छाओ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियां में कवि कहना क्या चाहता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या कहना चाहता है? रूप वर्णन करने में असमर्थ है, यह कहना चाहता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा। कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में असमर्थ है, जबकि रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है तथा आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है और रूप वर्णन करने में समर्थ है, अतः तीनों विकल्प असंगत हैं। मतलब इसके अलावा जो ये तीन विकल्प हैं ये असंगत हैं। इसके अलावा ये जो है रूप वर्णन करने में असमर्थ है, ये सही है। इन पंक्तियों का यहाँ पे ये मतलब है, अर्थ है। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमरिन आप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है आसमान की स्थिति गुफा, अलौकिक गुफा, सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र? तो सही उत्तर है सहस्त्रार चक्र। ठीक है, रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है सहस्त्रार चक्र, जबकि आसमान में स्थित गुफा, अलौकिक गुफा और मूलाधार चक्र तीनों यहाँ पे असंगत है, गलत है। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है कौन है? लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ या फिर जीवन सापेक्ष? तो लोक निरपेक्ष, ऑप्शन बी।
हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष न कि लोक हित रक्षक आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष अर्थात तीनों असंगत हैं। हरिदासी संप्रदाय जी के जो प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। ये बहुत पूछता है, ठीक है। संप्रदाय और प्रवर्तक तो आपसे एक न एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो हरिदासी संप्रदाय का प्रवर्तक है स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहिहिम सुनिहिम बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? शिव, याज्ञवल्क्य, काक भुसंडी या फिर तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है? तो ये है ऑप्शन ए, शिव। ठीक है, शिव के द्वारा कहलवाई है। तुलसीदास जी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांड हैं और 1074 दोहे हैं। तुलसीकृत आचार्य शुक्ल ने 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवै रामायण, कवितावली। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा है। सतसई की रचना की है पर भी पूछा गया है और नहीं की है पर भी पूछा गया है। ऑप्शन चेंज कर देता है: चिंतामणि, मतीराम, राम सहाय, अमीरदास। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिंतामणि। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है, जबकि मतीराम, राम सहाय और अमीरदास ने सतसई की रचना की है। चिंतामणि की प्रमुख कृतियां हैं रामविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण आदि। मतीराम की प्रमुख कृतियां हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार साहित्यसार, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी। राम सहाय की प्रमुख कृतियां हैं व्रत तरंगिणी, अलंकार प्रकाश वाणी भूषण आदि, वाणी भूषण आदि। अमीरदास की कृतियां हैं सभा मंडल, व्रत चंद्रोदय, व्रत विलास, सतसई, अमीर प्रकाश आदि। फिर प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ी थी? मीनागढ़ बंबई सुमंद मंदराज बंग, बंद को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसगी काश्मीर हो को, पिंजर से घेरी के कलिंजर घुड़ावे गो, बांका नृप अलीजा महाराजा कबाओ, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावे गो, दिल्ली दहपट्टी पटना हूँ को झपट करी, कबहुक लत्ता कलकत्ता को उड़ावे गो। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही उत्तर है दौलत राव सिंधिया। ठीक है, दौलत राव सिंधिया। यह पंक्ति भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने राजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में सुनाया था। पद्माकर की कृतियां हैं हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश आदि। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? तो वो है स्वप्न, ऑप्शन बी। ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं बल्कि राम नरेश त्रिपाठी की है, और स्वप्न जो है वो 1929 में आई थी। ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी जी की अन्य रचनाएं हैं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, कविता कौमुदी आदि। जबकि प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक दंत और राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग आदि रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है। प्रेम शतक के रचनाकार हैं कौन है? प्रश्न नंबर 11 है। प्रेम शतक के रचनाकार को पूछ रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव,
वियोगी हरि या फिर अंबिका दत्त व्यास? तो सही उत्तर है यहाँ पे वियोगी हरि, ऑप्शन सी। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि हरि प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीर सतसई 1927, चरखा स्तोत्र आदि। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, 1894 नहीं होगा, हाँ 1894, श्रृंगार लहरी आदि है। और अंबिका दत्त व्यास का जो समय है 1858 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय है। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं पावस पचासा 1886, सुकवि सतसई 1887, हो होरी 1891 आदि। फिर दोस्तों प्रश्न है यहाँ पे कि हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर श्रीधर पाठक? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो वो है श्रीधर पाठक। पाठक जी की प्रमुख कृतियां कश्मीर सुषमा, ये ब्रज भाषा में है, वनाष्टक, देहराइन। भारत गीत, जगत सचाई सार, स्वमीप वीणा, धन विजय, गुणवंत हेमंत आदि हैं। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख कृतियां भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर आदि। वहीं ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामालता 1885, श्यामा सरोज 1886, देवयानी 1886 आदि। फिर अगला प्रश्न है कि मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य या फिर सत्याग्रह? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद हसीनों के खतूत। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों के खतूत हैं, जो कि पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी, फागुन के दिन है। जबकि आदर्श दंपति के लेखक लज्जा राम मेहता हैं। पाप और पुण्य उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे तपेदिक के मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे 26 दिसंबर के एग्जाम में। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? सुहागी ने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब, मैं हार गई? तो सही उत्तर है बादलों के घेरे, ऑप्शन बी। ये कृष्णा सोबती की कहानी है बादलों के घेरे। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा इसमें चित्रित है। इनकी अन्य कहानियां हैं जिंदगी और गुलाब कहानी ऊषा प्रियमवदा की है। जिंदगी और गुलाब जो है वो ऊषा प्रियमवदा की है और मैं हार गई कहानी मन्नू भंडारी की है। ठीक है। फिर प्रश्न है कि अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्घृत है? सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि क्या है कि हर बार प्रश्नोत्तरी पूछता था। इस बार उपन्यास, ज्यादातर उपन्यास से पूछे गए थे। उपन्यास के पात्र, ये किसका कथन है या ये किस पात्र का कथन है या ये किन दो पात्रों के बीच का संवाद है, ऐसे प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये भी है। ऑप्शन दिया हुआ श्रद्धा, भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार। ऑप्शन डी है उत्साह। सही उत्तर है भाव या मनोविकार।
दी गई पंक्ति अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी, फिर जो पूरा कथन है ऊपर, संसार में आता है। यह पंक्ति भाव या मनोविकार निबंध में उद्घृत है। यह निबंध भाव या विकार ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनके अन्य निबंध उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, तुलसी का भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध का विविध रूप, क्रोध, कविता क्या है, लोक मंगल की साधना अवस्था आदि हैं। प्रश्न पूछा था इस बार कविता क्या है से, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? ऑप्शन दिया हुआ है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस। यह संवाद मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक जो है लहरों के राजहंस का है। इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, जो कि पैर तले जमीन इनका अपूर्ण नाटक है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? वट वृक्ष की छाया में यह किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई रचना है? कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी। अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वट वृक्ष की छाया में लिखी गई है। वट वृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक कुमुद नागर हैं। इस जीवनी रचना में अमृतलाल नागर का जीवन वृत्त वर्णित है। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, सेठ बाकेमल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल आदि है। जबकि कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यास है सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी, अतीत आदि। और अमृत राय द्वारा लिखित उपन्यास है बीज नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख आदि। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख आदि। फिर प्रश्न है दोस्तों कि राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास है? टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समरशेष, कटराबी आरजू। तो सही उत्तर है समरशेष। यह राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है बल्कि अब्दुल बिस्मिल्लाह का चर्चित उपन्यास है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के प्रमुख उपन्यास हैं झीनी झीनी बीनी चदरिया, सोना माटी, जहरबाद, शादी का जोकर, अतिथि देवो भव, दंत कथा। जबकि अन्य दिए गए उपन्यास टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटराबी आरजू, ये तीनों ही राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। दोस्तों ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसी प्रकार से 2021 का जो 26 दिसंबर को एग्जाम हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, दोनों में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए थे ना वो उपन्यास से ही पूछे गए थे। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? तो जाहिर सी बात है ये कथन हो सकता है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। भक्ति के आंदोलन, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय में भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? I.A. रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज, बेनेडिक्टो क्रोचे या फिर सिगमंड फ्रॉयड। तो ये है सैमुअल टेलर कॉलरिज। निम्नलिखित में से सैमुअल टेलर कॉलरिज पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे, जबकि I.A. रिचर्ड्स, बेनेडिक्टो क्रोचे
और सिगमंड फ्रायड पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद थे। सैमुअल टेलर कालरिज का प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया, I.A. रिचर्ड्स की प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री और क्रोचे जी की पुस्तक है पोपम्स एंड बैलेड्स और है एस्थेटिक। फिर प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे कि तन्ना बुन्ना तज्ज्यों कबीर, राम नाम लखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवहीं खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से 2 या 3 ऑप्शन सही होंगे। तो आगे देख लेते हैं जहाँ पे इसका सही उत्तर के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर हमें चुनना है। तो सही उत्तर है पहला और दूसरा। ठीक है, दी गई कबीर की उक्त पंक्तियों में मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन रोना, तथा दूसरा भाव यह होगा कि सिसक सिसक कर रोना। अतः पहला और दूसरा भावार्थ दिए गए तथा अन्य दो दिए गए सही हैं तथा जो दूसरे और हैं 2 वो गलत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पहला और दूसरा सही है। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि यंद्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फुहड़ा, काच का जाति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो, ऑप्शन दिया हुआ है संयमी हो, बिल्कुल, इंद्रिय दमन करने वाला हो, बिल्कुल, कूट भाषा बोलने वाला हो, नहीं, महासुखवादी हो, नहीं। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन डी यहां पे हमारा सही है। फिर अगला प्रश्न है कि श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, श्याम बिनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवहिम चाहत नौ यवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भय चिकनिया, अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, नहीं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, ये भी नहीं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, बिल्कुल ये कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं, बिल्कुल। तो तीसरा और चौथा, तो यहां पे भी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न, तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, यूं ही मन मेरो मेरे काम का न रह्यो माई, श्याम रंग हवे करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, नहीं, ये तो नहीं कहना चाहते। मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका है, ये भी नहीं। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, बिल्कुल। और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है, ये भी है। तो ऑप्शन तीसरा और चौथा यहां पे सही है। अगर कूट का मिलान करके बात करें तो तीसरा और चौथा हमारा ऑप्शन ए में सही है। फिर अगला प्रश्न है कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, कौन सी हैं। ऑप्शन यहाँ पे है उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि शिक्षक। तो यहाँ पे उद्भावक आचार्य है, उसके बाद व्याख्याता आचार्य है और फिर यहाँ पे कवि शिक्षक है। तो पहला, दूसरा और चौथा जहाँ सही है वो है पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य तथा कवि शिक्षक। जबकि उद्गाता आचार्य की श्रेणी रीतिकालीन आचार्य कवियों में नहीं है। रीतिकालीन उन कवियों को आचार्य, उद्भावक, व्याख्याता या कवि शिक्षक कहा गया है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और उन लक्षण ग्रंथों की प्रतिपुष्टि हेतु सिद्धांत तथा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस श्रेणी के प्रमुख कवि कौन है। केशव, मतीराम, देव तथा भिखारी दास।
फिर अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? यह रोला छंद में लिखी गई है, बिल्कुल। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, बिल्कुल। इसमें अनुप्रसादयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई गई है, नहीं, ये तो नहीं है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही हुआ। फिर अगला प्रश्न है कि सूरदास जी के बारे में। दोस्तों फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया, नहीं, ये तो नहीं है। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है, ये तो है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है, ये भी है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, ये भी सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले कि जैसे हम लोग पिछले साल भी हम लोगों ने तैयारी की थी, जून का जो एग्ज़ाम था दिसंबर में हुआ था, 26 दिसंबर को, उसी हिसाब से इस एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करने जा रहे हैं। नए सिलेबस, नई बुक, नए नोट्स और नए तरीके से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं प्रश्न की। तो 26वां प्रश्न है। इससे पहले हमने 1 से 25 तक के प्रश्न देख लिए थे। तो 26वें प्रश्न में है कि रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता है, क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, यह रोला छंद में लिखी गई है, बिल्कुल। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई रचना है। इसमें कृष्ण की लीला, रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, बिल्कुल। इसमें अनुप्रासादियुक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई गई है, नहीं, ये नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें यह देखिए, कृष्ण भक्त कवियों में प्रसिद्ध अष्टछाई कवि नंददास द्वारा रचित है, क्या? उनका ग्रंथ रास पंचाध्यायी। इसकी विशेषता है कि यह रोला छंद में लिखी गई रचना है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन है। इसमें अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग भी किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया, नहीं, ये तो नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है ये। फिर उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है, बिल्कुल, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है, बिल्कुल। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं, बिल्कुल। तो 2, 3 और 4, तो यहाँ पे हमारा 2, 3 और 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो कथन है अभी हमने पढ़े, उन्होंने विभिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। उन्होंने, मतलब सूरदास ने, भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। फिर अगला प्रश्न है कि रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं, क्या है यहाँ पे? तो इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, बिल्कुल, ये भी विशेषता एक है, सही है। फिर है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, नहीं, ये नहीं है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, बिल्कुल। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे सही है।
तो नीचे देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा 1, 2 और 3 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे है ऑप्शन पहला ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे भी वही दिया हुआ है व्याख्या में। आगे देख लेते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब प्रश्न है कि रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या है प्रमुख विशेषताएं? तो यहाँ पे है रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है, बिल्कुल सही है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, बिल्कुल सही है। इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, नहीं, ये बात तो गलत है। फिर है किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा सही है। ठीक है, फिर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? कौन से युग्म यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो दोस्तों सही है वो है विष्णु प्रिया, खंड काव्य है। फिर दूसरा है सिद्धराज्य, ये भी खंड काव्य है। फिर तीसरा है साकेत, ये एक महाकाव्य है। जय भारत, ये मुक्तक काव्य है, ये गलत है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रंथ है, विधा है और ग्रंथकार मतलब रचनाकार है। तो सबसे पहला था विष्णु प्रिया, खंड काव्य है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। सिद्धराज, ये भी खंड काव्य है, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। साकेत, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक महाकाव्य है और मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जय भारत खंड काव्य है और ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं से है? सिपाही बिल्कुल है, आद्र ये नहीं है, दैनिक ये भी नहीं है, और फिर है पुष्प की अभिलाषा, ये है। तो यहाँ पे पहला चौथा ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। आद्र और दैनिकी इनका कोई संबंध नहीं है। फिर आगे प्रश्न की बात करते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है? ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न बहुत पूछता है भाई, अरविंद दर्शन वाला। ठीक है, एक न एक प्रश्न पूछ ही लेता है। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है? गुंजन इस पर नहीं है, सौवर्ण इस पर भी नहीं है, रजत शिखर इस पर है, और दिया हुआ है ग्राम्या और इस पर भी है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। सुमित्रा नंदन पंत की सौवर्ण और रजत शिखर पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है, जबकि गुंजन ग्राम्या पर इसका प्रभाव नहीं है। इनकी अन्य कृतियां हैं उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, लोकापतन, चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इसमें देखिए इनकी जो रचनाएं हैं ना, उनको वर्ष के अनुसार, क्रम के अनुसार पूछ लेता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो पूछी जाती हैं वो है पल्लव, गुंजन, वीणा, युगांत। पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, वीणा, युगांत। ठीक है, तो ये रचनाएं पूछ लेते, तो इनके सन याद रखिएगा। ठीक है, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936। तो इन्हीं में से क्रम पे लगाने के लिए जो बोलता है वर्ष के अनुसार और प्रकाशन वर्ष के अनुसार, इस हिसाब से उन्हें लगाना है।
फिर प्रश्न है कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास हैं, कौन कौन से हैं हिंदी उपन्यास जो कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है। वे दिन, ये भी है। रुकोगी नहीं राधिका, ये भी है। सात नदियां एक समंदर, ये भी है। उस शहर तक, ये नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही है। तो यहाँ पे है सबसे पहले वे दिन। वे दिन है निर्मल वर्मा का। रुकोगी नहीं राधिका, यह है उषा प्रियमवदा की। सात नदियां एक समंदर, ये नासिरा शर्मा जी का है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों। झूठा सच, बिल्कुल है ये। तमस, ये भी है। कितने पाकिस्तान, ये भी है। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास झूठा सच, जिसके 2 भाग हैं। पहला भाग 1958 में आया था, जिसका नाम वतन और देश था। दूसरे भाग का प्रकाशन 1960 में हुआ था, जिसका नाम देश का भविष्य है। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दिव्या, पर्दा, देशद्रोही आदि। तमस जो है वो भीष्म साहनी का जो कि भारत के विभाजन पर आधारित उपन्यास है, भारत पाकिस्तान के। साहनी जी के अन्य उपन्यास हैं झरोखे, कड़ियाँ, बसंती। फिर है कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। और जो छोटे छोटे महायुद्ध है, इसका संबंध देश विभाजन पर आधारित नहीं है, देश विभाजन से संबंधित नहीं है। फिर प्रश्न है कि जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र है। जैनेन्द्र की जो कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, और उनके पात्रों के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो हमें कब पता चलेगा कि जैनेन्द्र जी की कहानियों के पात्र कौन है? जब हम जैनेन्द्र जी की कहानियों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैनेन्द्र जी की कहानियों के पात्र हैं, तो कौन कौन से हैं? शमशेर है, जुलेखा, बेंजीलो है, ईश्वरचंद। ये नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। शमशेर, जुलेखा, बेंजीलो है। ठीक है। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां हैं खेल, फांसी, वातायन, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब, जय संधि, जानवी, अपना अपना भाग्य, पान वाला आदि। फिर प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं, कौन कौन से हैं निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई जी के? आओ बैठ लें कुछ देर, ये नहीं है। सदाचार का ताबीज, ये है। तुलसीदास चंदन घिसे, ये भी है। आवारा भीड़ के खतरे, ये भी है। तो 2, 3 और 4, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। हरिशंकर परसाई जी के निबंध संग्रह सदाचार की ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे हैं। ठीक है। इनके अन्य निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते, पाखंड का आध्यात्म, ऐसा भी सोचा जाता है, जबकि बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, कहत कबीर बेईमान की परत, जबकि आओ बैठ लें कुछ देर। ये श्री कृष्ण लाल किसका है? जबकि आओ बैठ लें, ये है श्री लाल शुक्ल का निबंध संग्रह है। ठीक है। और श्री लाल शुक्ल के अन्य निबंध हैं यहाँ से वहाँ, अंगद के पांव, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली आदि। फिर अगला प्रश्न है, उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे सही है, नहीं है पूछ रहा है। अंधा कुआं, ये
नहीं है पूछ रहा है, तो इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अरे यायावी, अरे मायावी सरोवर, ये। सिंहासन खाली है, ये भी है। राम की लड़ाई, ये भी है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। और जबकि अंधा कुआं ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं। निम्नलिखित में आत्मकथाएं पूछ रहा है, कौन कौन सी हैं। तो तिरस्कृत है, अपनी धरती अपने लोग, ये भी है। बसंत से पतझड़, ये नहीं है। सहचर है समय, ये है। तो 1, 2 और 4, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है जो कि सही है। निम्नलिखित में से तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय, ये आत्मकथाएं हैं, ठीक है। तिरस्कृत के लेखक हैं सूरजपाल चौहान। अपनी धरती अपने लोग के लेखक हैं रामविलास शर्मा। सहचर है समय, इसके लेखक हैं रामदरस मिश्र। और बसंत से पतझड़ तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ त्यागी, जो कि उपन्यास नहीं है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं हैं। कौन से हैं जो प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, ठीक है। व्यष्टि चेतना, ये नहीं है। यथार्थ चेतना, ये तो है। इतिहास बोध, ये भी है। एकेश्वरवाद, ये नहीं है। तो पहला और चौथा, तो ऑप्शन ए हमारा ही सही है, पहला और चौथा, ठीक है। एकेश्वरवाद, व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवाद मूल्य नहीं है, जबकि यथार्थ चेतना, इतिहास बोध का संबंध प्रगतिवादी मूल्य से है। प्रगतिवादी से काव्य प्रवृत्तियां शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषण वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण आदि है। फिर अगला प्रश्न है, द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति, परती गांठे सुरजन हिये, दई नई यह रीति। उपर्युक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, नहीं। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, बिल्कुल। इसमें असंगति अलंकार है, नहीं। इसमें विभावना अलंकार है, ये सही है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन डी यहां पे सही है, ठीक है। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सही अनुक्रम है ऑप्शन ए, सरहपा, पुष्पदंत, अदहमाण, हेमचंद्र। सरहपा 769 ईस्वी, पुष्पदंत 10वीं शती, अदहमाण 12वीं शती और हेमचंद्र 12वीं शती, ठीक है। तो ऑप्शन पहला हमारा यहां पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न यहां पे दिया हुआ है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। तो ये कालक्रम वाले कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य 10वीं शती, निम्बार्काचार्य 13वीं शती, मध्वाचार्य 14वीं शती और वल्लभाचार्य 15वीं शती इनका समय है। फिर प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। निम्नलिखित ग्रंथों का पूछ रहा है सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम है ऑप्शन बी, रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगद विनोद। अब कुलपति मिश्र जी का है रस रहस्य, 1670 ईस्वी में आया था। देव का है भाव विलास,
1689 ईस्वी में आया था। भिखारी दास, इनका है काव्य निर्णय, 1746 ईस्वी में आया था। पद्माकर है जगद विनोद, इनका आया था ये यहाँ पे भिखारी दास का है काव्य निर्णय 1746 है, और पद्माकर है जगद विनोद, ये 1746 के बाद आया था। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों ऐसा भी पूछ लेता है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमित्रानंद के प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तुलसीदास जी का पूछ लेगा, रामचंद्र शुक्ल का पूछ लेगा, ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ पे है अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है ऑप्शन सी, मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिणी, मिलन यामिनी। ये देखिए ये क्या है, ये सारी हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ लेता है। तो मधुशाला का समय है 1935 ईस्वी, एकांत संगीत का है 1939 ईस्वी, सतरंगिणी का है 1945 ईस्वी, और मिलन यामिनी का है 1950 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। जन्म काल के अनुसार पूछ रहा है, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, फिर है सुमित्रानंदन पंत। श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, हरिऔध 1865 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी, और फिर है सुमित्रानंदन पंत 1900 ईस्वी, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं। वो सारी चीज़ें इन प्रश्नोत्तरी में होंगी जो कि एनटीए हमसे एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आगे के प्रश्न की कि प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछ रहा है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन सी है, झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। तो यहाँ पे ये है कि झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है, 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है अनामिका, 1923 ईस्वी में। पल्लव जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी का है 1928 ईस्वी में, और फिर है महादेवी वर्मा जी का निहार 1930 ईस्वी। तो ये हो गया झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों देखिए, एक तो कई सारे लेखकों या रचनाकारों की रचनाएं दे देता है, उनका अनुक्रम पूछ लेता है, और इसमें एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि रचनाकार का नाम दे देता है और उनकी कई सारी रचनाएं दे देता है, फिर उनके बारे में पूछ लेता है। जैसे ये प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी। ये हो गया हमारा सही उत्तर। अब प्रेम पथिक जो है वो 1914 ईस्वी में आया था, आंसू 1925 ईस्वी में, लहर 1933 ईस्वी में, और कामायनी 1935 ईस्वी में। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है। जैसे कि कुछ कुछ आचार्य हैं, उनकी ही रचनाएं ज़्यादातर पूछता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, मुंशी प्रेमचंद हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, सुमित्रानंदन पंत हो गए, ऐसे लोगों की रचनाएं ज़्यादातर पूछता है। तो ठीक है, नाटक भी पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, तो उनके बारे में भी पूछ लेता है। चंद्रगुप्त, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको भी हमें याद रखना है कि कौन सा प्रकाशन वर्ष किस रचना का है। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन सी, सूरजमुखी अंधेरे के, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी, कठ गुलाब।
कृष्णा सोबती जी का है सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी। उषा प्रियमवदा का है शेष यात्रा 1984 ईस्वी। नासिरा शर्मा का है ठीकरे की मांग 1989 ईस्वी। और मृदुला गर्ग जी का है कठ गुलाब 1996 ईस्वी। दोस्तों प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का अनुक्रम क्या है। ये नीचे कहानी संग्रह दिए हुए हैं, इसमें सही उत्तर पूछ रहा है, तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। अब निम्नलिखित कहानी संग्रहों का जो अनुक्रम है वो है कि मोहन राकेश जी का है इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी में, परिंदे वो है निर्मल वर्मा का 1960 ईस्वी, और सतह से उठता आदमी है मुक्तिबोध का 1971 ईस्वी, और उदय प्रकाश जी का है पीली छतरी वाली लड़की। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन पहला, तमाल के झरोखे, शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई, रथ यात्रा। तो तमाल के झरोखे 1981 ईस्वी, शेफाली झर रही 1989 ईस्वी, शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी, और रथ यात्रा 2002 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है कि अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है। अंधा युग नाटक के अंक दिए हुए हैं और उनके शीर्षकों का सही अनुक्रम पूछ रहा है क्या है। तो सही अनुक्रम है ऑप्शन डी, कौरवी नगर, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। तो ये अंधा युग है जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीति नाट्य है जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ था। इस गीति नाट्य के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गंधारी का शाप। तो देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेता है। सर्ग समझ लीजिए, किसी का सर्ग पूछ लिया, कामायनी का ही पूछ लिया, या फिर कांड पूछ लिया, रामचरितमानस के कांड भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें इन चीजों पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम क्या है। आत्मकथाएं दी हुई हैं और उनका सही क्रम पूछ रहा है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये तो हरिवंश राय बच्चन जी का है और 1969 ईस्वी में। अमृतलाल नागर जी का है टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी में। सहचर है समय ये रामदर्श मिश्र जी का है 1991 ईस्वी, और आज के अतीत वो है भीष्म साहनी का 2003 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि काल क्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। यहां पे दिया हुआ है साहित्य के सिद्धांत, और सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी है, रस अलंकार नीति ध्वनि। ठीक है, रस अलंकार रीति ध्वनि। रस दूसरी शती, आचार्य हैं इसके भरत मुनि, इस सिद्धांत के कौन है, भरत मुनि। फिर है अलंकार सिद्धांत, समय है छठवीं शती और आचार्य हैं भामा। रीति 8वीं शती, आचार्य हैं वामन, और ध्वनि सिद्धांत है 9वीं शती, आनंदवर्धन। ठीक है, तो रस सिद्धांत के आचार्य भरत मुनि, अलंकार सिद्धांत के भामा, रीति सिद्धांत के वामन और ध्वनि सिद्धांत के आनंदवर्धन। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम है ऑप्शन सी, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा,
वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, फिर इसके काव्यादर्श का सबसे पहले देख लेते हैं। काव्यादर्श का ग्रंथकार हैं दंडी, समय है 7वीं शती। ध्वन्यालोक के ग्रंथकार हैं आनंदवर्धन, समय है 9वीं शती। फिर राजशेखर हैं काव्य मीमांसा के ग्रंथकार और समय है 9वीं शती का उत्तरार्ध। और वक्रोक्ति जीवितम के ग्रंथकार हैं कुंतक, समय है 10वीं शती। फिर अगला प्रश्न है जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम है। विचारकों का, ये पाश्चात्य विचारक दिए हुए यहाँ पे, उनका सही अनुक्रम पूछ रहा है, क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैमुअल टेलर कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, आई ए रिचर्ड्स। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 ईस्वी इनका जन्मकाल है। मैथ्यू आर्नल्ड 1822 ईस्वी, ऑस्कर वाइल्ड 1856 ईस्वी और आई ए रिचर्ड्स 1893 ईस्वी। ये पाश्चात्य विचारक हैं और इनका जन्मकाल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें एक तो स्थापना असर्शन ए है और दूसरा तर्क रीजन आर है। फिर नीचे कूट में दिए गए सही विकल्पों का चयन करके उत्तर देना है। अब है यहाँ पे कि असर्शन दिया हुआ है ए, कथन जिसे कहते हैं, स्थापना कहते हैं। काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। अब कूट देख लेते हैं इसमें से। तो यहां पे दोस्तों कूट दिया हुआ है ए, बी, सी और डी के तौर पे। तो यहां पे जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जिसमें स्थापना तो सही है पर उसका तर्क जो रीजन दिया हुआ है वो गलत है। फिर देखिए यहां पे उसके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन भी दिया हुआ है। काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है। यह कथन सत्य है, किंतु सहृदय मतलब पाठक या दर्शक को काव्य से नाटक देखने से जो भाव उत्पन्न होता है वह आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए भारतीय शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है, ना कि पश्चिमी शास्त्रों का। किसमें कहा गया है? भारतीय शास्त्रों में कहा गया है, ना कि पश्चिमी शास्त्रों में। तो जबकि तर्क में हमारे पश्चिमी शास्त्र दिया गया था, इसलिए हमारा तर्क गलत हुआ था। तो याद रखिएगा, ब्रह्मानंद का समानार्थी किसमें कहा गया है? रस को भारतीय शास्त्रों में। फिर प्रश्न है, अगला प्रश्न है तर्क और रीजन वाला, सॉरी स्थापना और तर्क वाला। तो वो ये है कि स्थापना दिया हुआ है ए, रस ना तो निर्विकल्पक ज्ञान का विषय है और ना अविकल्पक। अब इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो स्थापना है असर्शन ए वो सही है और तर्क गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। अब देख लेते हैं, रस ना तो निर्विकल्पक ज्ञान का विषय है और ना सविकल्पक कथन सही है, क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, विभत्स आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए निर्विकल्पक ज्ञान का विषय है। जबकि तर्क में दिया गया है कि इस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है, जो कि असत्य है। ठीक है, निर्विकल्पक ज्ञान का विषय है।
ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ था तर्क में नहीं है, इसलिए वो असत्य हो गया है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि स्थापना दिया हुआ है असर्शन ए, काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। अब इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। तो इसमें दोनों सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन डी यहां पे सही है। स्थापना और तर्क यहां पे दोनों सही है। फिर अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है स्थापना असर्शन ए, कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है। अब इसके लिए तर्क देख लेते हैं, रीजन देख लेते हैं। तो तर्क दिया हुआ है क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है, इसलिए हर महान कलाकृति सत्य में समन्वित होती है। तो यहाँ पे दोस्तों तर्क और रीजन दोनों सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, सॉरी स्थापना और तर्क दोनों सही हैं, मतलब असर्शन ए और आर दोनों यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है, स्थापना दिया हुआ है कथन मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक रचना को समझने की एक भ्रामक विधा है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या और कोरी कल्पना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों है वो है तर्क भी गलत है और कथन भी गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ए भी गलत है और आर भी गलत है। अब देख लेते हैं कैसे। मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विधा है, यह कथन गलत है, क्योंकि मिथक शास्त्र काल्पनिक रचना है जो रूढ़िवादी होती है, ठीक है, जबकि तर्क में दिया हुआ है क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है। गलत है, क्योंकि मिथक शास्त्र में भी कुछ सत्य कथा तथा कुछ यथार्थवादी तथ्य होते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि स्थापना कथन दिया हुआ है संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया है, क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। तो यहाँ पे दोनों सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कथन दिया हुआ है स्थापना छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है। अब तर्क देख लेते हैं। तर्क में दिया हुआ है क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है, सॉरी आर ए भी गलत है स्थापना, और आर भी गलत है तर्क। छायावाद रीति काल की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है, ये सही नहीं है, इसलिए कि छायावाद में प्राकृतिक चित्रण भी हुआ है, सौंदर्य बोध भी हुआ है तथा रहस्यवाद के साथ मानसल प्रेम तथा देश प्रेम की भावना भी विद्यमान है उसमें। फिर तर्क में दिया हुआ है कि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, जबकि तर्क में दिया हुआ है अभिव्यक्ति हुई है। तो इस लिहाज से दोनों यहां पे गलत है। फिर अगला प्रश्न है कि कथन स्थापना ए दिया हुआ है कि बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनमें कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोर बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ये है कि दोनों सही हैं। तर्क
और कथन दोनों सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कथन दिया हुआ है और असर्शन ए, वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जाती है। तो ये तो यहाँ पे गलत लग रहा है। फिर तर्क देख लेते हैं, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है मनोबल से नहीं। ये भी तो दोनों गलत है, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब क्यों गलत है? तो वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है, ये गलत है, क्योंकि वीरता का अनुकरण संभव है पर अभ्यास आदि से, ना कि मन की प्रसन्नता उधार लेकर। ठीक है। फिर है क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल के साथ मनोबल से भी है, और यहां पे बोल रहा है मनोबल से नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्यों सही है, और ऑप्शन डी हमारा यहां पे सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, उसका असर्शन आगे दिया हुआ है। तो यहां पे दोस्तों कथन दिया हुआ है कि परंपरा रूढ़ि पालन नहीं, आधुनिकता की पक्षधर है। ये हो गया हमारा कथन। ये तो सही लग रहा है। तो इसके बाद रीजन जो है, तर्क, वो देख लेते हैं कि क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। ये गलत है। अब इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ए सही है, आर गलत है। परंपरा रूढ़ि पालन नहीं, आधुनिकता की पक्षधर है। अब तर्क में जो दिया हुआ है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति तो है किंतु परिवर्तन का निषेध नहीं होता है, जबकि तर्क में दिया हुआ है कि निषेध होता है, इसलिए ये तर्क गलत है। फिर अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। ये सही लग रहा है। फिर तर्क है क्योंकि अनेक अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। ये भी सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। मतलब इसमें तो अब कुछ गलत है नहीं कि हम लोग यहाँ पे देखें, चेक करें। ठीक है, तो उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कथन सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये तो हमारा सही लग रहा है। फिर तर्क रीजन आर दिया हुआ है, लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं है, ये असत्य है। तो ए सही, आर गलत, ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा। सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं क्योंकि इनका कल्पना से संबंध होता है, तभी तो काव्य में कवि द्वारा कल्पना करके जीव जगत, नायिका वर्णन, विरह वर्णन में चमत्कार पूर्ण उक्तियां कहता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता। तर्क दिया हुआ है क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। इसके लिए तर्क रीजन आर देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला जो है तर्क वो तो गलत है, और जो दूसरा पहला जो कथन है वो गलत है, और जो दूसरा तर्क है वो सही है। अब क्यों गलत है? पहला, क्लासिक मतलब प्राचीन या शास्त्रीय नाटक देश कालातीत नहीं होता, यह कथन गलत है, क्योंकि क्लासिक नाटक देश कालातीत होता है, क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि
दो कथन है। पहला है कि कथन दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। ठीक है, स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है, ये कथन तो सही है। पर इसके लिए तर्क दिया हुआ है इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गढ़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए और ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्रता का यूटोपिया मतलब आदर्श राज्य है, यह कथन सही है। जबकि इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है, यह कथन गलत है। फिर अगला प्रश्न है कि कथन दिया हुआ है मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के व्याख्याता हैं। बिल्कुल व्याख्याता है। फिर तर्क दिया हुआ है रीजन, इसलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं। तो ए सही आर गलत, ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के व्याख्याता है, इसलिए उनके काव्यों में आधुनिकता का दृष्टिकोण विद्यमान है। यहां पे लिखा हुआ है दृष्टिकोण नहीं मिलता है। ठीक है, तो दृष्टिकोण विद्यमान है। फिर अगला प्रश्न है कि कथन दिया हुआ है भ्रम कल्पना और प्रतिभिज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक का प्रमुख लक्षण माना जाता है। तो यहां पे ये तो सही है। दूसरा तर्क दिया हुआ है इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है, ये भी सही है। तो तर्क और कथन दोनों सही है, तो इसका मतलब दोनों सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट जून 2012 की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। अगर दोस्तों आप हमारा जो पिछले साल की जो तैयारी थी, एक जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो हम तैयारी कर रहे थे, तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी से है। क्या है कि यूजीसी नेट जेआरएफ जो एनटीए का पैटर्न है, प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है, तो उसी हिसाब से अब हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेबस वाइज सिलेबस हर चीज़ देखी जाएगी, जो भी पॉइंट्स हैं उनको भी डिटेल्ड में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे हैं। तो 72वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि असर्शन कथन दिया हुआ है कि वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। इसके लिए तर्क दिया हुआ है इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। तो यहाँ पे ये तो गलत लग रहा है पर ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब क्यों? वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे, ये कथन तो सत्य है। तर्क है कि इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति है, किंतु तर्क में दिया गया है कि सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है और ये नहीं होने की वजह से ही ये कथन असत्य है, जबकि सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे कथन सही हो गया और जो तर्क दिया हुआ है वो गलत हो गया। फिर प्रश्न है कि असर्शन कथन दिया हुआ है कि प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्ध छाया दिखाई पड़ी है। ये तो यहाँ पे सही हमें लग रहा है। फिर है कि तर्क दिया हुआ है इसीलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित किया गया है। ऐसा तो नहीं है। फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए और आर, ए सही आर गलत है, तो ऑप्शन सी है। तो प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिसमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्धछाया दिखाई पड़ी, ये कथन तो सत्य है। जबकि तर्क है कि इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है, ये असत्य है।
फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन दिया हुआ है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। इसमें क्या है दोस्तों कि जो है कथन तो सत्य है, पर जो तर्क दिया हुआ है वो असत्य है। तो ए सही और आर गलत है, तो ऑप्शन डी यहां पे हो जाएगा। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी में कल्पना भाव प्रवणता अत्यधिक होने से हमें वास्तविक जगत एवं मिथ्या जगत को समझने में सहायता होती है, किंतु कहानी में अपनी क्षमता से अधिक भाव तथा दशा बताई जाती है। अतः कहानी छोटे मुंह बड़ी बात की लोकोक्ति को सत्य करती है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित कर सकती है। अतः दिया गया जो तर्क है वो गलत है। कथन सही है, तर्क गलत है। फिर अगला प्रश्न है जिसमें कथन दिया हुआ है, नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है। तर्क ये है, ये तो सही है, तर्क ये है कि इसीलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ए सही और आर गलत, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है, किंतु पुरुष अस्तित्व की विसंगतियों में नारी को मनोस्थिति तथा सामाजिक दशा को दर्शाता है, ना कि नकारता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि पंत को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यहाँ पे ऑप्शन है लोकापतन, चिदंबरा, गीत हंस, ग्राम्या। तो सही उत्तर है चिदंबरा के लिए। पंत की कृति चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1868 ईस्वी में प्रदान किया गया था। पंत हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार हैं, और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है लोकायतन, पल्लव, ग्राम्या, स्वर्ण किरण आदि। अब बात करते हैं, अब प्रश्न पूछे गए कौन से सूचियों के मिलान करने वाले। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दी हुई है, और इन दोनों सूचियों को मिलान करते हुए हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 3, 1, 2, 5। अब जाके मुंह माथा नहीं रूप कुरूप, ये कबीर की पंक्ति है। औ मन जन जनि जगत महम चिन्हा, औ मन जनि जगत महम चिन्हा, ये जायसी की है पंक्ति। हरि है राजनीति पढ़ी आए, ये सूरदास जी की है। और फिर है नमामि शमि शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। फिर आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां पे दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, और नीचे उसका कूट दिया हुआ है। इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। बी से तात्पर्य है कि 5, 1, 2 और 4। अलंकार प्रकाश, ये है भूषण जी का, क्या आ गया 5। फिर है अंग दर्पण, ये हो जाएगा रसलीन का पहला। आलम केली, ये हो जाएगा आलम का। और रतन हजारा, ये हो जाएगा रसनिधि का। ठीक है, तो यहां पे भी दिया हुआ है भाषा भूषण अलंकार प्रकाश का, भाषा वो भूषण जी का है अलंकार प्रकाश। अंग दर्पण है रसलीन का। आलम का है आलम केली, और रतन हजारा है रसनिधि का।
फिर अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को जिसमें निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो जैसे दोस्तों हम लोग अभी जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए हुए हैं, फर्स्ट यूनिट में हम लोग ने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। क्या? बोली, बोली का क्षेत्र, कौन सी बोली की कितनी उपबोलियां हैं, कौन सी भाषा की कितनी बोलियां हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, यूजीसी नेट और यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है पश्चिमी पहाड़ी, इसका हो जाएगा शिमला। मध्यवर्ती पहाड़ी, इसका हो जाएगा गाजीपुर। भोजपुरी, इसका हो जाएगा बिलासपुर। भोजपुरी इसका हो जाएगा, ये पांचवा है, ठीक है, बिलासपुर। और मगही का हो जाएगा गढ़वाल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। फिर से देख लेते हैं। पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी का हो जाएगा शिमला। और मध्यवर्ती पहाड़ी, इसका हो जाएगा गढ़वाल, ठीक है। भोजपुरी, इसका हो जाएगा गाजीपुर। और मगही का हो जाएगा अपना पटना। ये 5 है, ठीक है, 4 नहीं है, ये 5 है। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 3 1 4 2। तो ये देखिए यहां पे दिया हुआ है पश्चिमी पहाड़ी शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर और मगही पटना। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। रचनाएं और रचनाकार को सुमेलित करना है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से हमें देखना है। तो यहाँ पे अष्टयाम, अष्टयाम दिया हुआ है जो कि नाभादास जी का है। सबसे पहले उत्तर देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 2 3 4 5 और 1। तो अष्टयाम का हो जाएगा नाभादास, ठीक है। वीर सिंह देव चरित, इसका हो जाएगा ये केशवदास। और फिर है रसमंजरी, इसका हो जाएगा नंददास। और फिर केली काल है, इसका हो जाएगा स्वामी हरिदास। तो नाभादास अष्टयाम है नाभादास जी का, वीर सिंह देवचरित केशवदास का, रसमंजरी नंददास का, और फिर है केली काल स्वामी हरिदास जी का। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है गुरु नानक। सबसे पहले सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, 4 1 3 2। गुरु नानक, गुरु नानक मतलब तलबड़ी, तलबंडी। फिर है दादू दयाल, दादू दयाल अहमदाबाद में आए थे, अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। धर्मदास बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, उमरिया जिले में। सुंदरदास, सुंदरदास दौसा, ये आए थे दौसा। तो यहाँ पे गुरु नानक तलबंडी, फिर है दादू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़ और सुंदरदास दौसा। फिर यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2। फिर है भाषा भूषण दिया हुआ है, अलंकार पंचाशिका, विष्णुपद, कीर्तन, रसविलास। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 1 5 4। भाषा भूषण ये हो जाएगा जसवंत सिंह। अलंकार पंचाशिका ये हो जाएगा पहला मतीराम। फिर दिया हुआ है विष्णुपद कीर्तन, ये हो जाएगा रसनिधि। और अंत में दिया हुआ है रसविलास, ये हो जाएगा हमारा चिंतामणि। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। और भाषा भूषण जसवंत सिंह, अलंकार पंचाशिका मतीराम, विष्णुपद कीर्तन, रसनिधि, रसविलास, चिंतामणि।
ये ग्रंथ और उनके रचनाकार हैं। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3, 1, 2, 5। स्वामी हरिदास मधुरोपासक, मलूकदास जी ये निर्गुणोपासक हैं, कणहप्पा ये निरीश्वरवादी हैं और अंत में है कुतुबन ये इकेश्वरवादी हैं। तो स्वामी हरिदास मधुरोपासक है, मलूकदास निर्गुणोपासक है, कणहप्पा निरीश्वरवाद हैं और कुतुबन इकेश्वरवादी हैं। फिर अगला प्रश्न है, यहां पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कविताओं और उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कविताओं और रचनाकारों को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट को मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो कूट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है दोस्तों वो ये है ऑप्शन बी, 2, 3, 4 और 1। अब अज्ञे जी का है नदी के बांक पर छाया, ये अज्ञे जी का है। आज नदी बिल्कुल उदास है, ये केदारनाथ अग्रवाल जी का है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी का है और कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्य के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है दोस्तों उसमें से सही उत्तर ये है ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। मृत्यु के प्रश्न ये हो जाएगा आत्मजयी का नचिकेता से संघर्षरत पात्र। फिर कामाध्यात्म प्रश्न से ये हो जाएगा उर्वशी का जूझता पात्र पुरुरवा। फिर युद्ध के प्रश्न ये हो जाएगा संशय की एक रात जूझता पात्र का राम। और फिर मृत्यु के प्रश्न से पात्र हो जाएगा कामायनी का जूझता, अपनी दुर्बलताओं, इसका हो जाएगा कामायनी का जूझता मनु। तो यहाँ पे सही तरीके से दिया हुआ है कि मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र आत्मजयी नचिकेता। फिर कामाध्या के प्रश्न से उर्वशी का पुरुरवा जूझता पात्र। फिर है युद्ध के प्रश्न से संशय की एक रात का जूझता पात्र राम। फिर अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र वो कामायनी का मनु है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कूट देख लेते हैं और सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिसमें ऑप्शंस हैं 4, 1, 2 और 3। रामधारी सिंह दिनकर, दिल्ली। राम कुमार वर्मा, रचना है एकलव्य। राम नरेश त्रिपाठी, रचना है पथिक। केदारनाथ सिंह, रचना है जमीन पक रही है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है बात बोलेगी। फिर अगला प्रश्न है, काफी लंबा प्रश्न है ये, और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला कथन है अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। तो ये कहा है उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी के लिए, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी के लिए उन्होंने कहा है। फिर है दूसरा, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं, ये उन्होंने कहा है
महादेवी वर्मा के बारे में। ठीक है, महादेवी वर्मा जी के बारे में कहा है। फिर तीसरा है कि कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। तो ये उन्होंने कहा है सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। फिर है कि इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। ये इन्होंने कहा है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो यहाँ पे अगर उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 4 1 3 5 1 3 4। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो नाच्यों बहुत गोपाल ये है दलित जीवन पर आधारित है। फिर है सूरज का सातवां घोड़ा, ये इलाहाबाद का परिवेश व्यक्त करता है। फिर है मुझे चांद चाहिए, ये रंगमंच और सिनेमा संसार के बारे में बताता है। और गली आगे मुड़ती है, ये वाराणसी का जो शैक्षिक परिसर है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो वर्ण विषय इनका ही है। नाच्यों बहुत गोपाल दलित जीवन पर, सूरज का सातवां घोड़ा इलाहाबाद का परिवेश पर, मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार पर, गली आगे मुड़ती है वाराणसी का शैक्षिक परिसर पर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही है, 3 1 4 5। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कहता है कि उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो सही है वो है कि राग दरबारी, ये है शिवपालगंज। इस प्रकार का प्रश्न अब की पूछा था 26 दिसंबर को, जो 2021 में एग्जाम हुआ था 26 दिसंबर का, उसमें ये इस टाइप का प्रश्न पूछा था। फिर है अंतिम अरण्य, ये है बहादुरगंज। और बसंती ये है क्या है, ये महानगर दिल्ली। और फिर अंत में दिया हुआ है कोरजा, ये है बस्तर का मध्य प्रदेश का बस्तर। ठीक है, तो ये सही उत्तर है और इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 1 5 2। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उपन्यास, उपन्यासकार और उनका परिवेश। श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है राग दरबारी, शिवपालगंज इसका परिवेश है। निर्मल वर्मा उपन्यासकार हैं किसके, अंतिम अरण्य के, बहादुरगंज इसका परिवेश है। भीष्म साहनी का उपन्यास है बसंती और इसमें महानगर दिल्ली का परिवेश है। और मेहरुन्निसा परवेज, ये कोरजा इनका उपन्यास है जिसमें बस्तर मध्य प्रदेश का वर्णन है, मध्य प्रदेश का परिवेश चित्रित किया गया। फिर है बात करते हैं कि अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। इस टाइप का प्रश्न भी पूछा गया था पात्र वाला। तो इसमें जो गदल लिखा हुआ है वो है निहाल। फिर गुलकी बन्नो ये हो जाएगा मिहिर लाल। और फिर है पिसनहारी का कुआं, पिसनहारी का कुआं की अगर बात की जाए तो ये पहले पे चला जाएगा गोमती। और फिर अंत में दिया हुआ है एक ठहरा हुआ चाकू, ये हो जाएगा मिन्नी। तो यहाँ पे सही उत्तर अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए है, 3 4 1 2। गदल कहानी है, कहानीकार है रांगे राघव और पात्र है निहाल। गुलकी बन्नो कहानी है, कहानीकार है धर्मवीर भारती, पात्र है मिहिरलाल। पिसनहारी का कुआं कहानी है, कहानीकार है प्रेमचंद और पात्र है गोमती। एक ठहरा हुआ कुआं कहानी के कहानीकार है मोहन राकेश और पात्र है मिन्नी।
फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, और प्रश्न में ये कह रहा है कि नीचे दिए गए निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे बल कम खुद, ये है नामवर सिंह जी का। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, नामवर सिंह जी का है, सही है। फिर है दूसरा बबूल और कैक्टस, ये रामदरस मिश्र जी का है, ठीक है। फिर इसके बाद है विचार और वितर्क, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और अंत में दिया हुआ है कन्यादान, ये अध्यापक पूर्ण सिंह का है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का पांचवा। बकलम खुद, नामवर सिंह इसके लेखक हैं। बबूल और कैक्टस के रामदरस मिश्र हैं। विचार और वितर्क के हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कन्यादान के अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। और आधुनिक साहित्य के हैं नंद दुलारे वाजपेयी। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न में यह कह रहा है कि निम्नलिखित नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो नाटक हैं और नाटककार दिए हुए हैं, नाटककारों को नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है सुरेंद्र वर्मा, इनका हो जाएगा सेतु बंध। उसके बाद है हमीदुल्ला, इसका हो जाएगा दरिंदे। उसके बाद है मुद्रा राक्षस, इनका हो जाएगा मरजीवा। और अंत में है शंकर शेष, इसका हो जाएगा पोस्टर। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले का तीसरा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। सुरेंद्र वर्मा सेतुबंध, हमीदुल्लाह दरिंदे, मुद्रा राक्षस मरजीवा, शंकर शेष पोस्टर और दया प्रकाश सिन्हा इतिहास चक्र। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे यात्रा साहित्य से संबंधित निम्नलिखित रचनाओं को, यात्रा साहित्य से संबंधित निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो है कितना अकेला आकाश, ये हो जाएगा नासिरा शर्मा, सॉरी ये हो जाएगा नासिरा शर्मा का नहीं, ये हो जाएगा नरेश मेहता का। फिर है जहां फव्वारे लहू रोते, ये है नासिरा शर्मा का। फिर है आंखों देखा पाकिस्तान, इसका हो जाएगा कमलेश्वर जी का है ये। और फिर है अंत में अंतहीन आकाश, इसका है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। तो कितना अकेला आकाश नरेश मेहता, जहां फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा का, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का, अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का और एक लंबी चाह रमेश चंद्र शाह जी का है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनसे संबंधित विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले कूट देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3, 2, 3, 1, 5। तो रचनावाद है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस विचारक हैं। अस्तित्ववाद सिद्धांत के विचारक अल्बर्ट कामू है। मूल्य सिद्धांत के विचारक I.A. रिचर्ड्स हैं। यथार्थवाद के विचारक जॉर्ज लूकास है। और अभिव्यंजनावाद के विचारक बेनेडेत्तो क्रोचे हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। आलोचक हैं और उनकी कृतियां दी हुई हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा, ये हैं नई कविता के प्रतिमान, इनकी आलोचनात्मक कृति है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनका तीसरा है कि कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान, इनका है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और शिव कुमार मिश्र, इनका है भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो यहाँ पे दिया हुआ है लक्ष्मीकांत वर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ है नई कविता के प्रतिमान। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ग्रंथ है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान का है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और शिव कुमार मिश्र का है
भक्ति काव्य और लोक जीवन, और अंत में है मुक्ति बोध। इनका है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब दोस्तों दिया हुआ है क्या, अपठित गद्यांश। अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों को आगे दिए गए जो प्रश्न है उनमें से सही उत्तर का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। तो ये अपठित गद्यांश है, हमें पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि ज़्यादा समय भी ना लगे और हमें समझ में भी आ जाए, क्योंकि जो भी प्रश्न है वो इसी गद्यांश से ही पूछे गए होते हैं। तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न ये कहता है कि प्रतीक के आकलन का आधार क्या है। प्रतीक के आकलन का आधार है अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। दिए गए गद्यांश के अनुसार प्रतीक के आकलन का आधार अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा है, जबकि व्यक्तिगत अनुसंग ज्ञानेंद्रिय के स्तर पर अनिवार्यतः मूर्त होना, वस्तु का चित्रांकन करना, ये तीनों असंगत है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बिंब ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर मूर्त नहीं होता है, ये असत्य है। बिंब विधान में तार्किक संगति रहती है, ये भी असत्य है। बिंब विधान बहुत से विशृंखल क्षणों का समुच्चय नहीं है, ये भी असत्य है। बिंब की प्रेषणीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है, तो ये सत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रतीक में तार्किक संगति अवश्य रहती है, ये तो सत्य है। प्रतीक संकेत द्वारा वस्तु की विशेषता ध्वनित करता है, ये भी सत्य है। प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता है, ये भी सत्य है। प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग एकांत रूप में संभव है, ये असत्य है, जबकि असंभव है। ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही है। गद्यांश अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन है प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता है, जबकि अन्य कथन जो हैं वो सारे सही हैं। प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग एकांत रूप में संभव है। ठीक है, ये कथन असत्य है, मतलब ऑप्शन डी जो दिया हुआ है प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग एकांत रूप में संभव है, वो असत्य है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो तार्किक संगति बिंब की तीव्रता को बढ़ाती है, ये असत्य है। प्रतीकों में तार्किक संगति का अभाव होता है, ये भी असत्य है। बिंब के संगठन में अभौतिकता, अंतर्विरोध और व्यतिक्रम नहीं होता है, ये भी असत्य है। बिंब का ढांचा अनुसंगति नियमों द्वारा बुना जाता है, ये सत्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सत्य है। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो सही कथन है दोस्तों, बिंब का ज्ञानेंद्रिय के किसी स्तर पर मूर्त होना अनिवार्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने देखे। आगे की वीडियो में मिलते हैं किसी और प्रश्नों के साथ, किसी और सीरीज के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तो तैयारी कर लो, उसके साथ बने रहें। इसी तरह से हम प्रश्नोत्तरी और डिटेल्ड वाली क्लासेस करते रहेंगे, जो कि परीक्षा के पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।